वेलकम टू दर्शिटेक। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो हम लोग यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का सॉइल मैकेनिक्स देख चुके हैं, आरसीसी, बीएमसी की आपके पास लेक्चर्स आ ही रहे हैं। और अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको कि ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट, ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं हम लोग तो दो तरीके से, एक तो नॉलेज के लिए और या फिर हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसके रिगार्डिंग। तो मैं पहले बताऊँ आपको कि ये जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है ये जेई एग्ज़ाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग फॉर जेई एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट एई एग्ज़ाम्स में जनरली नहीं पूछा जाता। ठीक है, एई के एग्ज़ाम में जैसे कि एमपीपीएससी, एई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके में सिलेबस में ही ये सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जब जेई की बात करते हैं आप तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी जेई, ठीक है ना, एसएससी जेई के ऑब्जेक्टिव पेपर में टेक्निकल वाले सेक्शन में इससे 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आने हैं। 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में इसके आते हैं। अगर मैं बात करूं 2013 या फिर उससे पहले की बात करूं 8, 9, 10 की, तब इससे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आता था, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। लेकिन 14-15 के बाद अगर आप देखें पेपर को तो 10 से 12 नंबर की, 15 नंबर तक के क्वेश्चन भी आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आते हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पे आरआरबी जेई, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर और यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी में क्या है कि ये 10+ मार्क्स का वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 10%। अगर आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आपका डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्कोर होगा। और इसके सब्जेक्ट का जो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, इसकी खासियत ये है कि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है और साथ में न्यूमेरिकल भी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तभी आप कर पाएंगे उसको, है ना। देखिए मेन बात क्या है कि जब आप सिविल पढ़ते हैं, आप सिविल डिप्लोमा करते हैं या फिर बीटेक करते हैं, तो आप सॉइल, आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर और सर्वे, एफएम, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सब में कमांड करते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको। बट आप जानते हैं कि जब आपके जो मोहल्ले में अगर किसी को पता है कि लड़के ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है, तो पहला सवाल यही होता है, बेटा ये बताओ मेरा मकान बन रहा है और इस मकान में कितनी ईंटें लगेंगी, निकाल के बताओ। तो आप सोचते कैसे निकालें, कौन सा मेथड लगाएं, या कितना रेनफोर्समेंट लग रहा है, कितना सरिया लग रहा है, ये सारी चीज़ निकालनी पड़ती हैं। तो ये सब्जेक्ट सिखाता है कि हम कैसे क्वांटिटी फाइंड आउट करें। क्वांटिटी इन द इसका मतलब क्वांटिटी इन द सेंस की क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लाइक ब्रिक कितनी लगेंगी, ईंटें कितनी लगेंगी, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंस की बात है आपकी कि एग्जाम्स में कितना आएगा। लेकिन अगर आप बात करें डेली लाइफ में तो आप देखते हैं जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें भी इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चाहे अपना खुद का हो या फिर किसी का भी हो रहा है तो आप हेल्प कर सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी निकालनी होगी। दूसरी बात, एई एग्ज़ाम में ये आता नहीं है, एई एग्ज़ाम्स में ये आता नहीं है। बट जब इसका इंटरव्यू होता है, एई एग्ज़ाम्स में जब भी आप पीएससी क्वालिफाई करके, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके आप पहुँचेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बीटेक या बीई में तो पढ़ा नहीं इसको, जो कि अब सिलेबस में काउंट हो गया है बट पहले नहीं था, तो वहाँ तो पढ़ा नहीं आपने इसको। तो डेफिनेटली एक इससे सवाल 3 से 4 पूछेंगे वो आपसे। तो आपने देखा इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपने सिविल से इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो आपका इसका नॉलेज होना ही चाहिए। देखिए मैं जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो बहुत बेसिक से कि वो सब्जेक्ट है क्या, क्यों स्टडी कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्यों नाम रखा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए यहाँ पर एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब है टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल which is likely to be occurred in the construction of civil engineering project। कोई भी निर्माण होने वाला है उसमें क्वांटिटी क्या होगी मटेरियल की, जैसे कि ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटें कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग,
सीमेंट की बोरियां कितनी लगेंगी उसमें, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर बालू कितनी लगेगी, सैंड, यहाँ पर एग्रीगेट कितना लगेगा, गिट्टियाँ कितनी लगेगी, पेंट कितना लगेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करते हैं किसमें, एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन का मतलब ये क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, ठीक है ना, मात्रा निकालना कि कितनी मात्रा में कौन सा सामान लगने वाला है। फिर बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो एस्टिमेशन में सिर्फ क्या सीखेंगे आप, क्वांटिटी निकालना किस किस की। जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग एस्टिमेट सीखेंगे आप, क्या सीखेंगे, बिल्डिंग एस्टिमेट। कोई बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें क्वांटिटी कितनी लगेगी। साथ में सिखाऊंगा आपको हाईवे एस्टिमेशन, क्या सिखाऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ हाईवे। एस्टिमेशन ऑफ हाईवे में आप सीखेंगे कि जब हाईवे बना रहे हैं आप तो कितना बिटुमेन लगेगा, कितनी अब कटिंग करनी पड़ेगी, कितनी मिट्टी भरनी पड़ेगी, बैंकिंग कितनी करनी पड़ेगी, है ना। फॉर्मेशन लेंथ क्या होगा, फॉर्मेशन लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको हाईवे एस्टिमेशन में। फिर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिज एस्टिमेट, टनल एस्टिमेट, तो पुल बनाना और जो बनती सुरंग बनती है, इन सब में क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। साथ में आप बता सकते हैं रूफ, छत का। देखिए बिल्डिंग एस्टिमेट जनरली क्या होता है कि हम लोग फाउंडेशन, नींव में क्या चीज़ें लग रही हैं और सुपर स्ट्रक्चर में दीवारों तक कितना क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, जनरली ये निकालते हैं। फिर रूफ को हम लोग अलग से निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रूफ क्या है, एक अलग तरह से क्वांटिटी फाइंड आउट की जाती है रूफ की। साथ में अब हम बात करते हैं डैम की, डैम का एस्टिमेट। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल, और रिटेनिंग वॉल कहाँ यूज़ होती है, हाईवे में भी होती है, प्लस जो वाटर टैंक होते हैं वहाँ पर। तो इन सब की क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा पहले आप। जब आप क्वांटिटी निकालना सीख जाओगे, इसके बाद हम मूव करेंगे कॉस्टिंग में। इस सब्जेक्ट को एकदम से नहीं पढ़ना होता, ठीक है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने पढ़ाया पैरामाउंट में, तो मैंने 60-70 बैच पढ़ा रखे हैं वहाँ पर। तो मैं बताऊँ आपको कि इसको समझना है सब्जेक्ट को, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्वांटिटी निकालना सीखना होगा। जब क्वांटिटी निकालना सीख गए तो उसके बाद आप आते हैं कॉस्टिंग में। कहाँ पे आते हैं, कॉस्टिंग में। क्या है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट से, मतलब कीमत, मतलब कि उसकी दर क्या है, रेट क्या है। और जितनी भी यहाँ पर लिखा है मैंने मटेरियल, सभी की मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो जब आप क्वांटिटी में रेट का मल्टीप्लाई करना सीख जाए, रेट का मल्टीप्लाई करना, तो आप इसे बोलते हैं कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। और रेट जो होते हैं ये वेरी करते हैं, कभी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। जैसे कि वही रेट जो आपका इंदौर में है, वही सेम रेट हिमाचल प्रदेश या गुवाहाटी या फिर अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा आपका। तो रेट वेरी कर सकते हैं। तो रेट में क्या क्या है यहाँ पर कि कितना आपका रेट ऑफ मटेरियल है, रेट ऑफ मटेरियल सिखाऊंगा यहाँ पर। और कॉस्टिंग में आप पढ़ेंगे साथ में कि लेबर के बारे में, मजदूर, लेबर कॉस्ट क्या है, लेबर की क्वांटिटी कितनी है। लेबर की क्वांटिटी कभी भी एस्टिमेशन में नहीं निकालते। लेबर की जो क्वांटिटी कहाँ निकलती है, आपकी कॉस्टिंग में, ठीक है। ट्रक, ट्रक कितने लगेंगे आपके, नंबर ऑफ ट्रक कितने लगेंगे, मतलब आपका जितना भी माल भाड़ा है वो ट्रक से आएगा। तो ट्रक का लोड कितना होगा, ये सब कुछ कहाँ स्टडी करेंगे आप, कॉस्टिंग में। इसलिए कॉस्टिंग को बोला गया है एनालिसिस ऑफ रेट। क्या बोला गया है, एनालिसिस ऑफ रेट। रेट का एनालिसिस करना कि मजदूर एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो काम 10 दिन में कितना कर पाएगा, है ना। 10 लोग मिलकर कितना कर पाएंगे। एक सॉइल का एक्सकेवेशन करना है, तो सिंपल सॉइल कितने दिन में एक्सकेवेट करेगा, हार्ड सॉइल है तो कितने दिन में एक्सकेवेट करेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी, कॉस्टिंग में। तो पहले आप सीखेंगे क्वांटिटी निकालना, देन आपको मैं सिखाऊंगा कि एनालिसिस ऑफ रेट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक है आपका वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन का मतलब होता है सिंपल सी बात कि कीमत को आंकना। कौन सी कीमत, प्रेजेंट वैल्यू। किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट कराता है वैल्यूएशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये एक बिल्डिंग थी आपके पास और आपके दादाजी ने इसको 1980 में बनाया, ठीक है। और आज 2020 में इसकी वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना होता है वैल्यूएशन। प्रेजेंट वैल्यू, किसी प्रॉपर्टी की कीमत निकालना या कीमत आंकना ही वैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है।
अब 2020 में वैल्यू क्यों आ रहे हैं आप? रीज़न क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, इसके लिए, या हो सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी से लोन लेने वाले हो। अगर आप बैंक में जाते हो और आप कहते हो कि सर मेरे पास एक कागज़ है प्रॉपर्टी के और इस कागज़ पर मुझे 1 करोड़ का लोन दे दीजिए, तो क्या बैंक वाला बिना देखे, बिना सुने, बिना प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराए आपको 1 करोड़ का लोन देगा? नहीं देगा। मतलब कि लोन देने से पहले वो आपकी प्रॉपर्टी का क्या कराएगा? वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हमेशा लोन के लिए यूज होता है और मोर्टगेज, या आप कभी बंधक बनाए, इसे बोलते हैं बंधक बनाना। अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप बंधक बना रहे हो तो भी वैल्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, नेक्स्ट आपका है टैक्स। टैक्स जैसे कि हाउस टैक्स लगता है या म्यूनिसिपल टैक्स लगता है, नगर पालिका लगाती है। तो एक मकान बहुत छोटा सा बना हुआ है, एक मकान बहुत बड़ा बना हुआ है, तो दोनों के टैक्स बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। टैक्स कितना लगेगा उसके लिए प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हर किसी का अलग अलग टैक्स होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट बात आप देखते हैं लैंड एक्विजिशन के लिए, जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट पास करती है तो उसके लिए भूमि का अधिग्रहण, ये भूमि अधिग्रहण मतलब क्या है? लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण करती है, और आपका अगर मकान या ज़मीन किसी हाईवे के प्रोजेक्ट में या डैम के प्रोजेक्ट में या ब्रिज के प्रोजेक्ट में चला गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको इस प्रॉपर्टी का क्या देगी? कंपनसेशन, है ना, मतलब मुआवजा देगी आपको। और मुआवजा कितना देगी, इसके लिए सरकार फिर से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराएगी। तो वैल्यूएशन में जो स्टडी करते हैं आप लोग कि वैल्यूएशन का मतलब क्या है? कीमत को आंकना। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टडी करेंगे हम लोग, जैसे कि कीमत आंकने के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है कि मूल्यह्रास, मतलब कि हर प्रॉपर्टी समय के साथ कहीं ना कहीं अपनी कीमत गिर जाती है। प्रॉपर्टी की, ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़मीन की बढ़ती है, लेकिन जब अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर आपने लिया, बाइक लिया आपने, साइकिल ली, या फिर ये मार्कर अगर 20 रुपये का लेके आया और आज मैं उसे बेचूंगा तो क्या 20 में जाएगा? नहीं जाएगा। ये मार्कर डेफिनेटली 10 या कोई 5 रुपये में भी नहीं लेगा। तो समय के साथ क्या होता है? प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आ जाती है, और जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आती है उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सब किस में आएगा? वैल्यूएशन में। और कई बार क्या होता है कि जो ऑनर है, जो मालिक है प्रॉपर्टी का, वो ये चाहता है कि समय के साथ, टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत गिर रही है, एक समय क्या होगा? जीरो हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी, कितनी होगी? 10%। दैट इज, इसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, कबाड़। स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? 10%। तो एक समय क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी की लाइफ है, हर एक प्रॉपर्टी की फिक्स लाइफ होती है, जैसे 50 साल हो गई, 100 साल हो गई, डिजाइन पीरियड कहते हैं। डिजाइन पीरियड के बाद क्या होगा कि प्रॉपर्टी की कीमत कहीं ना कहीं कितनी बचेगी? सिर्फ कबाड़, 10% स्क्रैप वैल्यू। तो ऑनर चाहता है कि समय के साथ उसकी प्रॉपर्टी जब अपनी उम्र पूरी कर ले तो सरकार की तरफ से या फिर एजेंसी की तरफ से कुछ ऐसा फंड मिले उसे, जिससे कि इस प्रॉपर्टी को दोबारा वो रिप्लेसमेंट कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके, दोबारा बना सके, दोबारा मॉडिफाई कर सके, मेंटेन कर सके। तो उसके लिए ऑनर क्या करता है? कुछ फंड, कुछ अमाउंट किसी एजेंसी में जमा करता है, लाइक बैंक, LIC एजेंट, बहुत इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और जो फंड जमा करता है उसी को कहते हैं सिंकिंग फंड। सिंक मतलब होता है डूबना। किसी को डूबने से बचाने के लिए ऑनर के द्वारा किसी एजेंसी में जो फंड जमा किया गया है वही क्या है? सिंकिंग फंड, ठीक है ना। तो सिंकिंग फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिप्रिसिएशन, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? वैल्यूएशन में। और हर बार SSC JEE के मेंस की बात करूं और ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज मतलब कि कीमतें कितने प्रकार की होती हैं, ये बहुत पूछा गया है। कीमतें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे प्रेजेंट, वर्तमान वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है ना, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, डिस्ट्रेस वैल्यूज क्या होती है। सारी वैल्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन, ये ओवरऑल क्या है? क्वांटिटी निकालो, एस्टिमेशन,
देन रेट का एनालिसिस करो, कॉस्टिंग, ठीक है। और फिर अगर प्रॉपर्टी को हम लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो है क्या, वैल्यूएशन। तो आपको डियर सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आपको इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, मैं इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा आपको, तो हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँ या फिर यहाँ पहुँच जाऊँ। मैं आपको पहले सिखाऊंगा क्वांटिटी निकालना क्यों, देन आपको सिखाऊंगा रेट का मल्टीप्लाई करना। जब ये हो जाएगा तो इसे कहते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग, और इसके बाद में सिखाऊंगा आपको वैल्यूएशन। ओके डियर, अब देखो, जब वैल्यूएशन की बात करें हम लोग यहाँ पर टॉपिक कवर, तो पहला टॉपिक क्या है, बिल्डिंग एस्टिमेट। एसएससी, जेई या जेई, एमपी सब इंजीनियर, यूपी एग्जाम जितने भी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो है आपका बिल्डिंग एस्टिमेट। क्या है, बिल्डिंग एस्टिमेट। तो ओके, हम लोग भी स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग एस्टिमेट के साथ। इट मीन्स एस्टिमेट के साथ कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा मैं आपको कि बिल्डिंग एस्टिमेट है क्या, है ना। बिल्डिंग एस्टिमेट क्या है ये बताऊंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें मैं प्रॉपरली बिल्डिंग एस्टिमेट को डिफाइन करूंगा और प्रॉपरली तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बिल्डिंग एस्टिमेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्डिंग एस्टिमेट के साथ। बिल्डिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब होता है कि आप क्वांटिटी निकालना है तो आपको तरीके पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप बिल्डिंग कोई एस्टिमेट कर रहे हो तो दो तरीके हैं यहाँ पर बिल्डिंग एस्टिमेट करने के। एक तरीका है जिसे बोलते हैं हम लोग रफ एस्टिमेट, और एक तरीका है आपका एक्यूरेट। ये मतलब इसका ये है कि आप मार्केट जा रहे हो सब्जी लेने के लिए, मान लीजिए, तो आपके पॉकेट में कितना रुपए होना चाहिए सामान लेने के लिए, तो आप बनाएंगे एक एस्टिमेट। मानिए कि आपके पॉकेट में 500 रुपये हैं, तो आप एस्टिमेट करोगे ना कि मुझे 500 रुपये के अंदर कितना सामान लेके आना है। क्या वो 500 रुपये का बजट सफिशिएंट है मेरे पॉकेट का कि जो मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा कि 500 रुपये आपके पॉकेट में है और आप 1000 रुपये 1500 रुपये का सामान लेके चले जाओ, वो होगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि बिल्डिंग एस्टिमेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट में क्या करते हैं हम लोग, रफ एस्टिमेट में क्या करते हैं कि हम बजट फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं उसका बजट कितना है, क्या वो उस अमाउंट में बन पाएगा, ठीक है ना। तो रफ एस्टिमेट है, इसी को बोलते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेट। नाम से क्लियर है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, मतलब कि जो इनिशियल स्टेज में किया जाता है। रफ एस्टिमेट हमेशा इनिशियल स्टेज में करने वाला एस्टिमेट होता है, जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं बजट। क्या फाइंड आउट करते हैं, बजट। तो रफ एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट कहे चाहे प्रिलिमिनरी कहे, सब नाम एक ही है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से एस्टिमेट आते हैं वो देखिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है वो किसका है, आपका रफ एस्टिमेट का पार्ट है। ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। स्टार कर लीजिए इसको कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कैसा एस्टिमेट है, एक्यूरेट या फिर रफ। रफ मतलब कॉस्ट निकालना, बजट फाइंड आउट करना, और जब बजट निकल गया तो एक्यूरेट एस्टिमेट के थ्रू हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी। एक्यूरेट एस्टिमेट के थ्रू निकालेंगे हम लोग क्वांटिटी। ये बहुत डाउट रहता है लोगों में कि बिल्डिंग एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्वांटिटी निकालना होगा। एस्टिमेट मतलब क्वांटिटी निकालना होता है, बट बिल्डिंग एस्टिमेट में रफ एस्टिमेट यूज करते हैं बजट के लिए, और एक्यूरेट एस्टिमेट यूज करते हैं हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो पहला कौन सा इसमें आता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। सेकंड इसमें है वो है क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट भी है और क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट, ठीक है। सेकंड अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। थर्ड इसमें है यूनिट रेट एस्टिमेट। तो आप पहले रफ एस्टिमेट को समझ लीजिए, क्योंकि पार्ट ऑफ थ्योरी है थोड़ा सा, और इससे ऑब्जेक्टिव निकलता है।
देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की। किसकी बात करते हैं? पहले हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्रॉपरली आपको प्लिंथ एरिया समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझना है कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। जो फ्लोर लेवल होता है वहाँ पर जो एरिया है, मतलब कि आप जो ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं, ठीक है, और उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा एरिया क्या कहलाएगा? आपका प्लिंथ एरिया। और उस प्लिंथ एरिया को अगर हम लोग काउंट कर लें तो कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की कीमत निकल के आती है जो कि प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ रेट, ठीक है ना। अब देखिए कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको चाहिए होगा प्लिंथ एरिया और प्लिंथ रेट। जब ये प्लिंथ रेट होते हैं ना डियर, ये प्लिंथ रेट को ही बोलते हैं सर्किल रेट। तहसील में या जिला में एक फिक्स रेट होता है, उस रेट से आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोकल बॉडीज जो होती हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, या जो ठेकेदार होते हैं, ये भी इस रेट को फिक्स कर देते हैं। तो जो रेट होगा, रेट में भी फ्लक्चुएट हो सकता है। इस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे प्लिंथ एरिया में तो क्या मिलेगा आपको? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। सिंपल सी बात, यहाँ पर क्या आएगा? L इंटू बी। जब एरिया है तो एरिया क्या होता है? दो क्वांटिटी है, दो डायमेंशन है, सॉरी, L इंटू बी। आप L और B का मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपका फ्लोर लेवल, ये लेवल कौन सा है? फ्लोर लेवल। और फ्लोर लेवल पे जो ये एरिया है, यही एरिया क्या कहलाएगा? प्लिंथ एरिया। क्या कहलाएगा आपका? ये प्लिंथ एरिया। अब ये फ्लोर लेवल क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट सिंपल सी बात है कि एरिया के टर्म में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है वो है क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। तो क्यूबिकल रेट देखिए, क्यूब मतलब क्या होता है? क्यूब। जब एरिया था तो डायमेंशन क्या है? L इंटू बी। और जब क्यूब होगा तो क्यूब कैसा होगा? ऐसा। क्यूब आपका ऐसा होगा। तो क्यूब में क्या होगा? लेंथ भी आएगी, ब्रेड्थ भी आएगी, और साथ में इसकी हाइट भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ आपको लेना वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंगे, क्या लेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट। और रेट कौन सा हो सकता है आपके? क्यूबिकल रेट या प्लिंथ एरिया रेट। रेट वही होंगे जो कि सर्किल रेट या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडीज या लोकल बॉडीज ने फिक्स कर रखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग क्या होगा यहाँ पर? L इंटू बी इंटू एच। तो बेसिक डिफरेंस क्या है प्लिंथ एरिया में और क्यूबिकल में? प्लिंथ एरिया में सिर्फ हम लोग फ्लोर का एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? हम पूरी बिल्डिंग का वॉल्यूम लेते हैं। तो इसकी बेनिफिट ये निकल के आता है कि क्यूबिकल रेट एस्टिमेट को आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जब आपको बजट फाइंड आउट करना हो, जब आपको बजट फाइंड आउट करना है किसका? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, तो आप यूज करते हैं किसका? फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक खंड, दो खंड, तीन खंड की है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वी यूज क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको स्टार लिखवा दिया इसलिए मैंने कि क्यूबिकल रेट एस्टिमेट कहाँ यूज करते हैं? जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, कई खंड की होती है, और जहां सिर्फ एक खंड की बिल्डिंग है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जनरली, सरकारी पहले बनते थे आपके, या जो स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल, वो भी क्या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग पहले बनते थे। तो वहां पर यूज करते हम लोग क्या? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनती थी पहले, अब क्या यूज करते हैं हम लोग? क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है गवर्नमेंट की भी। तो आप कह सकते हैं क्यूबिकल रेट एस्टिमेट मोर एक्यूरेट देन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। देखिए ये दोनों ही रफ एस्टिमेट है, प्लिंथ एरिया भी रफ है और क्यूबिकल भी रफ है, लेकिन इन दोनों में एक्यूरेट कौन है? तो ऑब्जेक्टिव जाता है किसका? टिक करेंगे आप क्यूबिकल रेट एस्टिमेट में। और ये जो मैंने साइन बना रखा है किसका है? एक्यूरेसी का है। किसका है? एक्यूरेसी का। कौन एक्यूरेट है और कितना है? आप कह सकते हैं 10 to 20%, 10 से 20%
क्यूबिकल कंटेंट या क्यूबिकल रेट एस्टिमेट ज़्यादा एक्यूरेट है देन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका यूनिट रेट एस्टिमेट। अब बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, पहले वाले में सिर्फ आपने क्या लिया था, ये वाला एरिया, जैसे हमने कहा फ्लोर एरिया, कौन सा एरिया था ये, फ्लोर एरिया, ये फ्लोर लेवल पे जो एरिया था यही प्लिंथ एरिया हो गया। दूसरे में क्या किया आपने, पूरी बिल्डिंग ले ली आपने, वॉल्यूम ले लिया। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि ये क्या है आपकी वॉल, ये दीवार है, ये क्या है रूफ, छत है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है फ्लोर है। तो ऐसे बिल्डिंग में कई पार्ट होते हैं, बिल्डिंग एक होल क्वांटिटी नहीं होती है ऑटोमेटिक। आप देखें कि ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में सिर्फ एक डिब्बा बना हुआ है, दीवारें अलग होती हैं, पार्टीशंस अलग होते हैं, फ्लोर अलग होता है, पार्किंग जोन अलग होता है, सीढ़ियाँ अलग होती हैं, ठीक है ना, और ममटी जो गुमटी होती है वो अलग होती है आपकी, है ना, पैरापेट वॉल अलग होती है। तो कई चीज़ों से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। तो यूनिट रेट एस्टिमेट में क्या किया गया, यहाँ पर सभी का इंडिविजुअली अलग अलग, मतलब सेपरेट कर दिया, अलग अलग करके हमने रेट निकाला यहाँ पर। तो यूनिट रेट एस्टिमेट में क्या करते हैं हम लोग कि हर किसी का मतलब कह सकते हैं इंडिविजुअली रेट इज फाइंड आउट, हम लोग सबका अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इसमें वॉल का अलग, रूफ का अलग, ठीक है ना, पैरापेट वॉल का अलग। ये पैरापेट वॉल क्या होती है, पैरापेट मतलब होता है मुंडेर, मुंडेर मतलब कि जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो अपनी छत से नीचे ना गिर जाएं आप, तो एक क्या करते हैं कि बाउंड्री खड़ी कर देते हैं छत के ऊपर। जो बाउंड्री खड़ी करते हैं वही क्या होती है, मुंडेर होती है, वही क्या होती है आपकी पैरापेट वॉल होती है। तो वॉल हो गई, रूफ हो गए, पैरापेट वॉल हो गई, फ्लोर हो गया और बहुत कुछ, इन सब का हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं। वो मेथड कौन सा आपका, यूनिट रेट एस्टिमेट, ठीक है। तो आपने देखा दिया कि 3 तरह के एस्टिमेट होते हैं जनरली, रफ में कौन कौन सा, यूनिट रेट, प्लिंथ एरिया और क्यूबिकल। और इसमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा आपका, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे एस्टिमेट के सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट क्या आपका, एक्यूरेट एस्टिमेट। इसी प्रकार कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं एक्यूरेट एस्टिमेट में। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आप स्टडी कर रहे हो वो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, और इसलिए बता रहा हूँ आपको ब्रीफली कि इनसे ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछ लेते हैं। क्यूबिकल में वॉल्यूम काउंट करते हैं बिल्डिंग का, प्लिंथ एरिया में एरिया काउंट करते हैं फ्लोर लेवल पर, और यूनिट रेट में क्या करते हैं हम लोग इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं हर एक आइटम के रेट को। ओके, अब देखते हैं हम लोग एक्यूरेट एस्टिमेट। और आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा ये पॉइंट, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट जो है ये कैसा होता है, एक्यूरेट। ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, एग्जाम में कट कॉपी पेस्ट करते हैं, क्वेश्चंस बनाते नहीं है वो लोग, जहाँ से मिला पुट कर दिया। तो ये कई बार पूछा गया है कि डिटेल एस्टिमेट कौन सा है, एक्यूरेट या रफ, तो आपको टिक करना है एक्यूरेट। डिटेल एस्टिमेट में या जो भी एक्यूरेट एस्टिमेट है, यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करते हैं, और इसके यहाँ मेथड होते हैं, जैसे डिटेल एस्टिमेट करना आपको, तो मेथड क्या आपके पास, सेंटर लाइन मेथड, ये एक मेथड होता है। सेकंड आपका है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, जिसे हम लोग PWD मेथड भी कहते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी भी सरकारी बिल्डिंग या फिर जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई बिल्डिंग है, उसका अगर क्वांटिटी फाइंड आउट कर रही है तो यूज़ करेगी PWD मेथड, और वही होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इन सब के बारे में मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि इनको करते कैसे। नेक्स्ट जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, जनरली इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं है, वो है आपका क्रॉसिंग मेथड। क्या है, क्रॉसिंग मेथड। ये क्रॉसिंग मेथड बहुत आसान होता है इन कंपेयर टू इन दोनों के, सेंट्रल लाइन और लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड का इनसे भी आसान होता है। आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों को मिलाते अगर मेथड को, तो ये मेथड बनता है, ठीक है। ये तीनों मेथड कहाँ यूज़ करेंगे आप, डिटेल एस्टिमेट में। और किसके पार्ट है, बिल्डिंग एस्टिमेट के। बिल्डिंग की अगर क्वांटिटी निकालनी है, चाहे ब्रिक हो,
सैंड हो, एग्रीगेट हो, रेनफोर्समेंट हो, आप इस लेक्चर के बाद, मतलब जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको पूरा, तो आप इसके बाद इतना मुझे क्लियर है कि आप डेफिनेटली अपने मकान के किसी मकान में जो क्वांटिटी लगने वाली है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब ये रिवाइज्ड मतलब होता है रिवीजन, दोबारा से करना। रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत कब पड़ती है? रिवाइज्ड एस्टिमेट इज अ पार्ट ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेट। ध्यान देने पहली बात तो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट किसका पार्ट है? एक्यूरेट एस्टिमेट का। क्यों इसकी नीड पड़ी हमको रिवाइज करने की? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई बार कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसीज, अनिश्चितता की बात करते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सीमेंट की बोरियों के रेट बहुत बढ़ गए अचानक से, या मान लीजिए कि ट्रक जो आ रहा है उसमें क्या आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पैसा दे भाड़ा देंगे उसको, आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देंगे आप, है ना। वो डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया तो उसके रेट बढ़ गए, है ना। तो कुछ जो आपने बजट बनाया था वो बजट आपका गड़बड़ा गया। हो सकता है कि इतना पानी बरस जाए कि आपका सारा सीमेंट खराब हो जाए, ठीक है ना। तो उस केस में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो एस्टिमेट, जो बजट है वो बिगड़ जाता है। और जब बजट मतलब कि जो हमारा एस्टिमेट है, जो बजट है, इफ बजट इंक्रीजेस मोर देन 5% टू ओरिजिनल एस्टिमेट, जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उससे अगर 5% ज़्यादा हो गया बजट, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। अब रिवाइज कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को घटा दें। मान लीजिए आप एक कमरा बना रहे थे तो उस कमरे को कम कर दें आप। हो सकता है कि आप जो 2 खंड की बिल्डिंग थी उसमें एक हॉल छोड़ दें ऊपर, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो रिवाइज एस्टिमेट है ये पार्ट ऑफ एक्यूरेट है। कब होता है? जब बजट इंक्रीज कर जाए मोर देन 5% टू ओरिजिनल एस्टिमेट, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिवाइज एस्टिमेट में कि रिवाइज एस्टिमेट 5% का ही आपको टिक करना है। ऑप्शन में 10% मिलेगा, कई बुक्स ऐसी हैं मार्केट में जिनमें 10% लिखा हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको 5% ही लेके चलना है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो आपका एस्टिमेट है इसमें वो है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री मतलब होता है एडिशनल। आपने कोई एस्टिमेट बजट बनाया कि आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट में आपके पास अमाउंट 500 रुपये है, आपने कहा कि मैं इतना चीज़ें लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अचानक आपके दिमाग में ये आया कि यार ये भी मुझे लेना था। मतलब कि आपका वर्क प्रोग्रेस में है, आपका काम चल रहा है, लेकिन अचानक से बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपको एक कमरा और बढ़ाना पड़ गया। मान लीजिए जैसे कि ये आपका एक प्लान था, ये पार्किंग है आपकी, यहाँ स्टेयरकेस लगी हुई है, चढ़ने की सीढ़ियाँ, ठीक है। और ये आपका हॉल है, रूम 1, ये आपका किचन है, ये आपका लैट्रिन बाथरूम है। आपने सोचा कि ये जो हॉल है, इस हॉल में हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर क्या किया? एक पार्टीशन करके कुछ बनाया। तो ये पार्टीशन क्या है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में आता है कि एडिशनल वर्क, जब भी आप बात करते हैं एडिशनल वर्क की, जब भी आप बात करते हैं एडिशनल वर्क कि कुछ हमें एडिशन करना है उस प्रोजेक्ट में, तो वो किस में आता है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। कि आप मार्केट गए, आपने बजट देखा, लेकिन आपने कुछ और लेने की बात करें, तो वो जो एडिशन है प्रोजेक्ट में या बजट में, वही किस में आता है? आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। तो डियर, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की बात करूं मैं बिल्डिंग एस्टिमेट के केस में, तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में ओवरऑल 2 तरह के होते हैं, रफ एस्टिमेट एंड एक्यूरेट एस्टिमेट। रफ में 3 है आपके, यहाँ भी 3 है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही होते हैं। एनुअल मेंटेनेंस का भी होता है, वो भी इसी पार्ट ऑफ एक्यूरेट का है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो लेक्चर था आपका, ये जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन क्या है, कॉस्टिंग क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये डिफाइन किया मैंने आपको। इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ के लिए, एज ए नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया मैंने वो है बिल्डिंग एस्टिमेट। और बिल्डिंग एस्टिमेट में जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें से टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पूछता है आपका, मतलब कि हम बिल्डिंग को
कितनी तरीके से एस्टिमेट करते हैं। तो पहला जो आपका रफ एस्टिमेट, देन एक्यूरेट। तो आप इनके पॉइंट बनाइएगा, शॉर्ट पॉइंट लिख लीजिएगा नोट्स, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे और आप एग्जाम में रिवाइज करके तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ओके। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट का। देखिए जो मैंने बनाया है फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट में पहले क्या आया था, बिल्डिंग एस्टिमेट। और बिल्डिंग एस्टिमेट में दो पार्ट हुए, रफ और एक्यूरेट। तो रफ में पहला क्या आ रहा है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे हम लोग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। और यहाँ पर मैं प्रॉपरली प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, ठीक है ना, प्लिंथ ऑफसेट क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्लिंथ एरिया, क्या क्या प्लिंथ में काउंट करते हैं, क्या क्या प्लिंथ में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से चार्जेस प्लिंथ में काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और उनको बताइए कि एक चैनल है जो कि प्रॉपरली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप टेक्निकल सिविल के लिए प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, है ना। दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।